हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल एसिड्स और मिनरल एक नेचुरल रिसोर्स कैसे है, क्या होते हैं मिनरल, कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके के मिनरल पाए जाते हैं और ये एक एसिड के तौर पे किस तरीके से काम करते हैं किसी भी देश के लिए, इंडिविजुअल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिनरल क्या होता है। देखिए, मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका एक फिक्स्ड या स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका होता है। तो अब जो मिनरल हैं वो किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मैंने बताया कि नेचुरली अकरिंग होता है, तो मिनरल जो है आपको कहाँ से मिलेंगे? मिनरल आपको नेचर से मिलेंगे, यानी अर्थ, जैसे अर्थ है तो अर्थ क्रस्ट जो है, जब आप उसकी खुदाई करते हो तो वहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं। तो अर्थ से आपको मिनरल क्योंकि मिल रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसीडर्ड एज कि ये नेचर ड्रिवन है, नेचर से आपको मिला है, ह्यूमन ने नहीं बनाया, एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, तो इसलिए एक नेचुरल रिसोर्स है। फिर मिनरल जो है वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मेरा मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि उसमें कार्बन नहीं होगा, है ना? कार्बन वाले मिनरल्स भी हमारे पास होंगे, बट इनऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे है कि वो लिविंग बॉडी के अंदर से नहीं डिराइव हो रहा है, लिविंग बॉडी के अंदर से नहीं आ रहा है, नेचर उसको प्रोड्यूस कर रही है, तो दैट इज़ वाई इनऑर्गेनिक होता है वो इन नेचर। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में, यानी कि आपको मेटालिक मिनरल हो गए, नॉन मेटालिक मिनरल हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, यूजुअली वो सब किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। एक इसका फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है मिनरल का। एक केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कंसिस्टेंट केमिकल फॉर्मूला हो। जैसे कि अगर मैं नमक की बात करूं, तो नमक क्या होता है? NaCl। तो आपको जो मिनरल मिलेगा वो उसी फॉर्म में मिलेगा, एक फिक्स Na का एक एटम, Cl का एक एटम। सो इस तरीके से आपको इसी फॉर्म में वहाँ पे आपको ये मिलेगा मिनरल। तो एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। ऐसा नहीं है कि नमक अगर आपको किसी जगह पे मिला तो NaCl हुआ, अगर आपको दूसरी जगह पे मिला तो NaCl2 हो गया या N2Cl2 हो गया। ऐसा नहीं होगा, एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है एक पर्टिकुलर मिनरल का, ये बात बताई गई है। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अमोर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल, है ना? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जो उसमें जो भी आपका क्रिस्टल है, तो उसमें जो एटम होंगे ना वो बड़े ऑर्डर में अरेंज होंगे, दे आर ऑर्डरली अरेंज, है ना? एक प्रॉपर ऑर्डर में वो अरेंज होंगे, एक पैटर्न उनका होगा। तो पूरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ना वो क्रिस्टलाइन देखने को मिलेगा, है ना? और क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टलाइन जो मिनरल होते हैं, बड़े हार्ड होते हैं, टूटते नहीं आसानी से। जबकि उसका उल्टा क्या होता है? अमोर्फस। अमोर्फस में क्या होता है कि जो जो भी अमोर्फस आपका मिनरल होगा, उसमें जो एटम्स होंगे वो डिसअरेंज्ड होते हैं, मतलब कि एक ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं या मिस अरेंज्ड होते हैं, उनका कोई भी पैटर्न नहीं होता है। तो इधर-उधर एक तरीके से उनके एटम्स होते हैं और इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी लूज़ बॉन्डिंग होती है, तो ये आसानी से टूट जाते हैं, तो ब्रिटल होते हैं काइंड ऑफ, मतलब अमोर्फस जो होते हैं। ओके, सो अगर मैं मिनरल की बात करूँ तो मिनरल कैन बी मेटालिक, मतलब कि मेटल नेचर के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये सब ऐसे मिनरल हैं जो कि मेटालिक नेचर के हैं, मेटल्स हैं, है ना? मिनरल जो है वो नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, जिप्सम है, नमक है, जिप्सम हो गया आपका, और क्वार्ट्ज हो गया, क्ले मिट्टी हो गई, तो ये सब भी मिनरल्स हैं। बट ये मेटल तो नहीं है, मतलब ये गुड कंडक्टर तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लस्ट्रस तो है ही नहीं, मेलिएबल भी नहीं है, और डक्टाइल भी नहीं है। ये सब प्रॉपर्टी है ना मेटल्स की, बट इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी इन मिनरल में नहीं है। सो दीज मिनरल आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसके साथ साथ जो मिनरल्स है वो एनर्जी मिनरल भी हो सकते हैं, मतलब कि अब कोयला धरती से अंदर से निकल रहा है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, तो ये सब क्या है? जब आप इनको इन फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी मिनरल की कैटेगरी में ये सब आएंगे। अब आई होप आपको ये थोड़ा-सा लेआउट मिनरल के बारे में आइडिया लग गया होगा कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे हमने मेटालिक मिनरल की बात की, है ना? सो इन सब के इन ये सब इसके मिनरल के यूजेज़ हो जाते हैं। अब जो इंडिया है ना, अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है वो एक रिच सोर्स है मेटालिक मिनरल्स का, स्पेशली फेरस ग्रुप के। फेरस का मतलब क्या होता है? फेरस दैट समथिंग दैट कंटेन आयरन।
तो आयरन जो है, आयरन को ही एक तरीके से फेरस बोला जाता है। तो इंडिया में जो है वो फेरस मिनरल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक तरीके से मिलता है, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया है, क्रोमाइट हो गया है, टाइटेनियम हो गया है। तो ये सब ऐसे मेटालिक मिनरल है जिनके अंदर आयरन का कंटेंट होता है ना। और जैसे पेट्रोलियम है और सम नॉन फेरस मिनरल्स हैं। नॉन फेरस मतलब जिनके अंदर आयरन नहीं कंटेन होता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेट्रोलियम की, सो पेट्रोलियम डज नॉट कंटेन आयरन, है ना। सो दैट इज़ नॉन फेरस मिनरल। इसके अलावा कॉपर है, लेड, जिंक, टिन, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, नॉन फेरस मिनरल्स हैं। तो नॉन फेरस दैट इज समथिंग जिनमें मेन कंटेंट आयरन नहीं होता है। सो फेरस आप थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे। सॉरी फेरस इज समथिंग एफ ई से आप ध्यान रखेंगे, एफ ई आर आर ओ यू एस है ना फेरस। तो अब आप इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, एफ ई जो है वो किसका सिंबल होता है, आयरन का। आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है एफ। तो फेरस वो मटेरियल होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मेनली प्राइमरीली जो कंटेंट होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है। तो इसलिए आप उनको क्या बोल रहे हैं, फेरस, एफ ई, आयरन, ठीक है। सो ये जो टर्म है फेरस, ये फेरम से एक तरीके से आया है, और फेरम का मतलब ही होता है आयरन। सो जिनके अंदर आयरन होगा उनको आप फेरस मिनरल बोलते हैं, है ना। अब जो फेरस मिनरल होते हैं बेसिकली उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आयरन है, आयरन किसकी तरफ खींचा चला आता है, मैग्नेट की तरफ खींचा चला आता है। तो इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जो फेरस मिनरल्स होते हैं। स्ट्रेंथ इनमें ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी इनके अंदर अच्छी होती है। सो जिन मिनरल के अंदर प्राइमरी कंटेंट जो है वो आयरन होता है, तो उनको आप बोलते हो फेरस मिनरल, एफ, है ना। अब फेरस मिनरल कौन कौन से ध्यान रखेंगे, आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, टाइटेनियम है, ये सब फेरस मिनरल है। तो अगर आपके पास आता है ऑप्शन में और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा फेरस मिनरल है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेरस मिनरल होते कौन से हैं। इसके अलावा नॉन फेरस मिनरल यानी कि जिनमें नॉन नॉन मतलब नहीं होगा, एफ नहीं होगा, जिनमें प्राइमरीली आयरन कंटेंट नहीं होगा, मतलब जिनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होगी, ड्यूरेबिलिटी जिनकी ज़्यादा नहीं होगी, यानी ये फेरस मिनरल का उल्टा होते हैं। तो जैसे कि कॉपर है, लेड है, जिंक है, टीन है, ग्रेफाइट है, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल होते हैं। सो ये सब नॉन फेरस मिनरल होते हैं। अगर जैसे ग्रेफाइट की बात करूँ, ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो क्या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो दैट इज वाई वो क्या होते हैं, नॉन फेरस मिनरल होते हैं। जिंक हो गया, लेड हो गया, टिन, क्या ये मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं, नहीं, ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो इनमें कोई भी फेरिक कंटेंट नहीं होता है। ओके। सो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है वो मेटालिक मिनरल में भी अगर हम देखें तो फेरस ग्रुप के मिनरल तो काफ़ी एडिक्वेट अमाउंट में देखने को हमें मिल जाएंगे, है ना। इंडिया इज़ रिच इन मेटालिक मिनरल। लेकिन अगर हम देखें नॉन फेरस मिनरल का, अगर हम देखें जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, टिन, ग्रेफाइट, इन सब की बात करें तो ये एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, यानी कि नॉन फेरस मिनरल एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें अम, इसके अलावा अगर हम देखें आयरन की, अगर हम बात करें, सो आयरन ओर जो है दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रेड्स। आयरन के जो ओर हैं वो 3 ग्रेड में एक तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हेमेटाइट, जिसको रेड ओर बोला गया है, ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसके अलावा इसमें आता है मैग्नेटाइट, जिसको ब्लैक ओर बोला गया है, और फिर आता है लिग्नाइट, जिसको बोला गया है, नहीं इसको कुछ नहीं बोला गया है। ओके। तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ओर क्या होते हैं, है ना। अब देखिए, ओर जो है वो नेचुरली अकरिंग रॉक है या वो नेचुरली अकरिंग मिनरल है, जिसमें से मेटल्स को या अदर नॉन मेटल्स को या मिनरल को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आप इसको एक बात ऐसे समझिए, जैसे कि आपने अर्थ क्रस्ट से आप मिनरल को निकाल रहे हो, है ना। तो जो मिनरल निकलेगा, मान लो सपोज करो आप आयरन को मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अर्थ क्रस्ट से, तो आयरन जो है वो आयरन की फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है। ऐसा कैसा आपको आयरन नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी इम्प्यूरिटीज मिलेंगी, उसके साथ आपको बहुत सारे ऑक्साइड्स में या केमिकल कंपोजिशन और किसी के साथ वो आपको मिक्स हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जिस फॉर्म में वो नेचर में होता है, वो रॉक की फॉर्म में बाहर निकलेगा, उसके साथ बहुत सारा सैंड निकलेगा, सिल्ट होगा उसके साथ, ग्रेवल उसके साथ बाहर निकलेगी, ठीक है।
सो जो नेचुरली अकरिंग जिस फॉर्म में वो बाहर निकलता है और फिर उस ओर को आप प्रोसेस करते हैं और वहाँ से फिर अब वो ओर जो होगा वो जिस भी मेटल का होगा, तो उस मेटल को आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे ओर से, तो वैल्यूएबल फॉर्म में आप मेटल को वहाँ से उस ओर से एक्सट्रैक्ट करते हो, है ना? तो उस मेन चीज़ को ओर बोला जाता है। अब ओर इज़ बेसिकली कि अब सपोज़ करो ये ओर है आयरन का, तो इसमें से जो मेटल रिलीज़ होगा या मेटल जो निकलेगा वो आयरन निकलेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ओर मेनली हाई कॉन्सन्ट्रेशन में उस चीज़ को कंटेन करता है जिसका वो ओर होता है। जिस मेटल का वो ओर होगा, उसमें से वो पर्टिकुलर टाइप का मेटल को आप क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या उसी पर्टिकुलर टाइप के मेटल का वो ओर बोला जाएगा, बेसिकली ये बोला है। सो उसमें उस एलिमेंट के अलावा या उस मेटल के अलावा और भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जिनको हमें प्रोसेसिंग के दौरान निकालना होता है, ताकि हम प्रॉफिटेबली उसमें से वो मेटल को निकाल सकें या उस एलिमेंट को निकाल सकें। ये मतलब बात बोली गई है इसमें। अब जो आयरन ओर है, क्योंकि अब देखो मैंने बताया ओर के अंदर जिसका वो ओर होगा उसी का मेटल या उसी का जो एलिमेंट है वो उसमें मेनली होगा। अब इसमें बोला आयरन ओर, मतलब कि इसमें से कौन सा मेटल निकलेगा, इस ओर में से कौन सा मेटल निकलेगा, आयरन निकलेगा, है ना? वही चीज़ बोली गई है। तो आयरन के जो है ओर है वो 3 ग्रेड में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हेमेटाइट, आयरन का ओर है ये, है ना? तो इसमें से आयरन निकलेगा बेसिकली। हेमेटाइट बोला गया जिसको रेड ओर बोला जाता है। इसको रेड ओर क्यों बोला गया, ध्यान देंगे। अच्छा, जो आयरन होता है उसका कलर कैसा होता है, मतलब उसका कलर मरून रेडिश टाइप का होता है ना? तो आयरन जिसमें ज़्यादा होगा बेसिकली वो रेड हो जाएगा, है ना? तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हेमेटाइट होता है उसको रेड ओर बोला गया है। उसको रेड ओर बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आयरन निकलता है। इस ओर में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, इसमें से सबसे ज़्यादा आयरन निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होने की वजह से इसका रंग क्या है, रेड है, लाल है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेड ओर। ये ध्यान रखेंगे आप। सेकंड है मैग्नेटाइट, ये आयरन का ओर है ये भी। अब इसमें क्या होता है, इसको ब्लैक ओर बोला जाता है। इसमें थोड़ा कम आयरन कंटेंट होता है, 60% आयरन कंटेंट। इसके अलावा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये बहुत कम इसमें आयरन कंटेंट होता है, लगभग लगभग 50% 35% के अराउंड इसमें आयरन होता है। ठीक है। सो ध्यान देंगे कि आयरन के 3 ओर होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नाइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन यूजुअली हमारे यहाँ पे सबसे फेरस मिनरल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो उसमें भी आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आपने देखा होगा आयरन को काफ़ी ज़ोरों शोरों से यूज़ किया जाता है। तो आयरन के ऊपर क्वेश्चन, स्पेशली आयरन के ओर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में, तो प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी पूछा जाएगा। सो प्योर आयरन जो है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, तो इट इज़ हार्डन ड्यू टू मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू उसको हार्डन किया जाता है। अम, अब आयरन के साथ इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मिनरल वाला जो पोर्शन है उसमें से, उसमें पूछा जाता है कि एक तो ओर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर जो मेटल है वो किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सर्टेन टाइप के एलिमेंट में आप क्या मिलाएं कि एक पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट बने। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर आप कार्बन मिला देते हैं कुछ प्रोपोर्शन में, सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड इन फेरस टू मेक इट स्टील। अगर आप आयरन में या फेरस जो मिनरल हैं उसमें अगर आप कुछ प्रोपोर्शन में आयरन को मिक्स कर देते हैं तो स्टील बन जाता है। ठीक है। तो फेरस मिनरल में कार्बन को मिला के स्टील बनता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि स्टील कैसे बनता है, क्या मिलाने पे स्टील बनता है, वो चीज़। इसके अलावा जो है इंडिया जो है इट इज़ अ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। हाई ग्रेड आयरन ओर मतलब हेमेटाइट। हाई ग्रेड आयरन ओर मतलब आयरन सबसे ज़्यादा किस ओर में था, हेमेटाइट में था। ऊपर हमने पढ़ा था ना, हेमेटाइट कंटेन 68% आयरन। तो इंडिया इज़ रिच इन आयरन ओर और स्पेशली इन वॉट, हेमेटाइट। सो इसमें यही बोला गया है कि हेमेटाइट हो गया है, मैग्नेटाइट हो गया है। सो इंडिया इनका एक तरीके से हब है, या इंडिया में ये आयरन और या आयरन मिनरल सबसे ज़्यादा मिलता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर आफ्टर ब्राज़ील। ओके। सो ब्राज़ील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आयरन ओर का बेसिकली। और आयरन ओर में भी उसके पास सबसे ज़्यादा कौन सा है, हाई ग्रेड आयरन, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिसमें ज़्यादा कंटेंट होता है आयरन का।
सो अगर हम वर्ल्ड पे देखें तो आफ्टर ब्राज़ील इंडिया का पोज़ीशन आता है। अ, अब अगर हम इंडिया में भी बात करें, इंडिया के किन हिस्सों में, क्योंकि हर जगह पे तो आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नहीं मिलेगा या आयरन नहीं मिलेगा, है ना? तो इंडिया के किन हिस्सों में, तो ये जो मिनरल है ये मेनली पाया जाता है झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि इंडिया का अगर मैप है, उम, इंडिया का मैप है, तो इसमें आई होप ये थोड़ा ठीक बना है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इंडिया का अगर हम देखें, सो मैप में तो मिडल वाले पोर्शन से आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। मिडल वाले पोर्शन में मेनली आयरन जो ओर है वो अच्छी खासी अमाउंट में मिलते हैं। जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक तो नीचे हो जाएगा, पर मेनली आप इसको ओवरऑल याद रखेंगे, जो मिडल वाला पोर्शन है वहाँ पे आयरन और ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। गोवा में ओपन कास्ट आयरन माइंस हैं और उनको मैकेनाइज्ड, जो कि मैकेनाइज्ड हैं। सो अभी के लिए आप मेन जो इसमें चीज़ें वो याद रखेंगे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेनली इंडिया के मिडल पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, आयरन और ज़्यादा मिलता है। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का ब्राज़ील के बाद। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अच्छा, फिर आता है आपके पास बॉक्साइट। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है? बॉक्साइट है एल्यूमीनियम का ओर। ध्यान रखेंगे, इसमें याद करने वाली ये सब चीज़ें हैं कि कौन-सा किसका ओर है, क्योंकि उसमें जनरली चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती हैं कि अगर सपोज़ करो पर्टिकुलर आपको ओर दे दिया जाएगा कि बॉक्साइट, अब नीचे आपको मेटल देंगे कि आपको इसमें देंगे कि कॉपर है, एल्यूमीनियम है, या आयरन है, या टीन है, या लेड है, कुछ भी आपको मेटल दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो ओर है ये किस मेटल का ओर है। तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट ओर है, और उस ओर में क्या सबसे ज़्यादा मेन अमाउंट में क्या मिलेगा आपको, एल्यूमीनियम मिलेगा, तो इसलिए वो एल्यूमीनियम का ओर हो जाता है। यानी कि बॉक्साइट को जब आप प्रोसेस करोगे ना, तो उसमें से आपको क्या मिलेगा, कौन सा मेटल मिलेगा, एल्यूमीनियम मिलेगा। तो बॉक्साइट एल्यूमीनियम का ओर है। अब एल्यूमीनियम को यूज़ किया जाता है एरोप्लेन हो गए, जैसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, और इसके अलावा जो व्हीकल्स हो गए, व्हीकल के पार्ट्स को बनाने के लिए, घर का फर्नीचर्स बनाने के लिए, और वायर्स बनाने के लिए, तो इन जगहों पे हम एल्यूमीनियम को यूज़ करते हैं। तो इसलिए एल्यूमीनियम बहुत ही वैल्यूएबल मेटल हमारे लिए हो जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो एल्यूमीनियम का या बॉक्साइट का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। और अगर हम इंडिया के भी हिस्सों में बात करें, या किस हिस्से में हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है, या किस हिस्से से हमें आयरन मिलेगा इंडिया के, तो मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो इन हिस्सों से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मेटल इन हिस्सों में ज़्यादा इंडिया के मिलता है। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है मीका। ये जो है, ये इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मीका का वर्ल्ड में। मीका जो है वो डिपॉजिट मेनली अगर इन इसके जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया में अगर हम देखें, तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पे हमें ये मिलता है मीका। और ये जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है। और अम, ये अगर हम इसकी बात करें, सो सेकंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। सो अगर नेचुरली अकरिंग मिनरल है, सिलिकेट बेस्ड मिनरल है, और इसकी एक एबिलिटी होती है, इसमें एक ख़ास बात ये है, जैसे इसमें बताया गया है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे एक बात बोली गई है ना कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग। सो इसमें एक एबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बड़े पतले-पतले वायर्स में स्प्लिट हो जाता है, और बड़ी पतली-पतली शीट्स में ये एक तरीके से टूट सकता है या स्प्लिट हो सकता है। और दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। उम ओके। और इसकी लाइट वेट ये काफ़ी होता है, काफ़ी लो डेंसिटीज़ की होती है। तो लो डेंसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में हम इसको ईज़िली मतलब कैरी कर सकते हैं, इसको वायरिंग कर सकते हैं इसकी, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हो जाता है। हीट रेज़िस्टेंट है इसके अलावा ये, दैट इज़ व्हाई।
नेक्स्ट वन है हमारा कॉपर। कॉपर, अच्छा कॉपर जो है वो एक डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल है। जैसे कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा मेटल जिसको आप वायर्स की फॉर्म में बड़ा लंबा खींच सकते हो, यानी कि आप उसे जब स्ट्रेच करो ना तो वो बिना टूटे एक लंबे वायर की फॉर्म में खींच जाए। अब कॉपर अगर हम देखें तो कॉपर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इसमें से आसानी से पास हो जा सकती है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा सकती है तो हमें एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह ले जाने के लिए लंबे तार चाहिए, है ना। अब हमें ऐसा मेटल चाहिए जो तारों में खिंच जाए। तो वही इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी डक्टिलिटी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। और इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है काफ़ी हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो इन सभी गुणों की वजह से, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कॉपर को यूज़ किया जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में या वायर बनाने में या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या इलेक्ट्रिसिटी वाली जो भी एप्लीकेशंस है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। प्योर कॉपर हालांकि बहुत सॉफ्ट होता है और मेलिएबल होता है, मतलब शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। मेनली अगर इंडिया में हम देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे कॉपर अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है और यहाँ ये एक सोर्स है जहाँ से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीज। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीज। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। रशिया और साउथ अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यानी कि सबसे पहले रशिया आता है, देन साउथ अफ्रीका, देन आता है इंडिया। मैग्नीज प्रोडक्शन में इंडिया मैग्नीज डिपॉजिट अगर हम देखें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसके डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन इज़ अ काइंड ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। लाइमस्टोन इज़ अ काइंड ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है। लाइमस्टोन जो है इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है और इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन को। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो इंडिया में बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड जो है अ, ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। कोलार जो है कर्नाटक में, ये डिपॉजिट या माइंस है जहाँ से गोल्ड को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कर्नाटक कोलार में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सो वहाँ से गोल्ड को क्या किया जाता है, माइन किया जाता है, एक्सकावेट किया जाता है, खुदाई की जाती है और गोल्ड को निकाला जाता है। These mines are among the deepest in the world. They are deepest mines in the world, और which makes mining of this ore very expensive process, क्योंकि काफ़ी डीप डीप में मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही एक्सकावेट करोगे, जैसे खुदाई करोगे तो आपको गोल्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक तो कर्नाटक में मतलब बोला गया है। बाकी अगर और मिनरल्स की आप बात देखो तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हिस्सों में इंडिया के वो मिल रहे थे। बट अगर गोल्ड की हम बात करें तो बहुत कम जगहों पे मिल रहा है। कर्नाटक की कोलर माइंस में मिल रहा है और वहाँ पे भी ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, तो आपको बहुत अंदर तक एक तरीके से एक्सकावेशन करना होगा, देन आपको क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। तो डीपेस्ट माइन में आपको एक तरीके से ये गोल्ड मिलता है। सो दैट इज़ वाई इसमें इतनी ज़्यादा मैन पावर यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा एक तरीके से मैन पावर यूज़ हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है और मशीनरीज यूज़ होंगी। तो इन सभी प्रोसीजर की वजह से ये जो ओर है, इसको माइन करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है और इसीलिए गोल्ड क्योंकि कम अमाउंट में है और प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है और ख़राब नहीं होता है, गोल्ड ज्वेलरीज की बनती है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है नेक्स्ट नॉन मेटल, दैट इज़ सॉल्ट। ये मिलता है समुद्र से, लेक से, रॉक से। समुद्र में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है नमक का, तो पानी जब इवेपोरेट होता है तो जो नीचे बचता है वो नमक बचता है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। इंडिया में इंडियन ओशियन है, हमारे आसपास बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी है। तो लाइक ओशन में जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इंडिया एक पेनिनसुला है, दैट इज़ वाई यहाँ पे
काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में नमक को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इंडियन ओशन हमारे आसपास ही है। सो इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाता है नमक के एक्सपोर्टर का। मतलब एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन जाता है कि सोल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ईजिली वहाँ पे। तो सोल्ट आराम से प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में। और इसके अलावा क्योंकि प्रोडक्शन अच्छे स्केल पे हो रहा है, तो इसलिए नमक सस्ता भी पड़ता है हमारे लिए, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जा रही है और जिसमें प्रोसेस जिसकी आसान है और इतना एनर्जी और पैसा यूज़ नहीं हो रहा है, इनपुट इतना नहीं देना पड़ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। तो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ फिर एक्सपोर्टर बन जाता है, क्योंकि जब हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में चीज़ें हैं तो हम उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बाहर, जिन कंट्रीज़ के पास वो रिसोर्स नहीं होता है उनके पास। फिर आता है कोयला, कोल। कोल जो है एक रॉ मटेरियल है, और ये जो है दो रीजन में पाया जाता है मेनली, गोंडवाना और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया, जैसे कि वी हैव टू, जैसे कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया जैसे कि आसाम, और इसके अलावा अदर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे लिग्नाइट रिजर्व, सॉरी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है कोयला। इसके अलावा तमिलनाडु में जो है वो लिग्नाइट रिजर्व सबसे ज़्यादा है। लिग्नाइट रिजर्व मतलब, लिग्नाइट आप इसको, हमने एक वीडियो में पढ़ा था जहाँ पे हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की थी, तो वहाँ पे हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, कोल के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोल। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। तो बेसिकली लिग्नाइट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कोल। तो उस लिग्नाइट के जो रिजर्व्स है तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को हमें मिल जाते हैं। फिर आता है पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम जो है वो दैट एग्जिस्ट इन एंटीक्लाइंस एंड फोर ट्रैप्स। फोर ट्रैप्स मतलब कि समुद्र के नीचे पेट्रोल बना, या वहाँ पे जो भी क्रैक्स होते हैं, जो रॉक्स में क्रैक्स होते हैं, उनके थ्रू उसको निकाला जाता है। तो जो फॉल्ट्स एक तरीके से क्रैक्स पड़ जाते हैं वहाँ पे, ट्रैप एक तरीके से होता है पेट्रोलियम। और इंडिया में इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में के अंदर एक तरीके से ये मिलते हैं। पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है, कहाँ पे ये मिलता है, क्रूड ऑयल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वाली वीडियो में। मैं एक बार उसको आई बटन पे पिन कर दूंगी यहाँ पे। यू जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगेन एंड अगेन वापस से पूरी वीडियो का जो कंटेंट है वो वापस से रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं और वीडियो लंबी हो जाती है। सो प्लीज़ गो and tap on this I button and check that video. Now moving on to the last one, that is यूरेनियम। ओके, अगर हम यूरेनियम की बात करें या थोरियम की बात करें, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है रेडियो एक्टिव मिनरल्स या रेडियो एक्टिव एनर्जी वाली जो वीडियो है उसमें। कुछ ही दिन पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया है, सीजियम हो गया, ये सभी ना रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स एमिट करते हैं। तो यूरेनियम जो है वो एम्बेडेड होता है इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, है ना। बिहार में जादूगुड़ा, जादूगुड़ा और सिंघभम डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, जादूगुड़ा और सिंघभम डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, यहाँ पे आपको यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, दे आर ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दैट यूरेनियम। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हैव अ पर्टिकुलरली लार्ज रिजर्व ऑफ थोरियम। तो यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया, यहाँ पे थोरियम के रिजर्व भी अच्छे खासे अमाउंट में हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि थोरियम जो है इट इज़ फाउंड इन मोनाजाइट सैंड अक्रॉस द कोस्ट ऑफ केरल। कि मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है जनरली। ये क्वेश्चन आया भी था। मोनाजाइट सैंड में थोरियम मिनरल पाया जाता है, और ये मोनाजाइट सैंड कहाँ पे मिलती है, केरल के तटों पे, यानी केरल के कोस्ट पे मोनाजाइट सैंड जो मिलती है, वहाँ से थोरियम को निकाला जाता है, वहाँ से थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ थोरियम उन सैंड में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि थोरियम किस सैंड में मिलता है, या किस कोस्ट पे मिलता है ना।
या पूछा जा सकता है मोनाज़ाइट सैंड में कौन-सा जो एलिमेंट है वो मिलता है। सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि थोरियम से आप एसोसिएट करेंगे मोनाज़ाइट सैंड को। मोनाज़ाइट, मोनाज़ाइट सैंड कहाँ पे मिलती है? केरल की कोस्ट में। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो and I hope I am able to make you understand this concept of mineral ore। और इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के मिनरल के बारे में पढ़ा, ओर के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन कौन से मिनरल किन किन जगहों पे मिलते हैं, कौन कौन से एरियाज लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इंडिया के। इसके अलावा अदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया और किन जगहों पे वो मिनरल मिल सकते हैं। हमने इसमें कुछ की टर्म्स देखी, कुछ कीवर्ड्स देखी, उनके बारे में भी हमने पढ़ा, जैसे कि बॉक्साइट के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने नॉन फेरस मिनरल के बारे में पढ़ा, फेरस मिनरल के बारे में पढ़ा। तो जो जो भी टर्म्स पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो प्लीज़ आप एक बार उनको रिवाइज़ कर लेंगे। जिन जिन टर्म्स पे मैंने एम्फेसाइज़ करने के लिए बोला है, जैसे कि मैग्नेटाइट, लिग्नाइटाइट, हेमेटाइट, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज़। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और जिन जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है, तो एक बार प्लीज़ आप वापस से उनको रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि दोज़ आर द क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हमें ना कीवर्ड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपकी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी, ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू cater that। And thank you for listening me so patiently always. Bye bye.